वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम आगामी जितने भी PCS एग्जामिनेशन है, साथ ही साथ जितने वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए इसमें डेली क्विजेस करवाते हैं, जिसमें कि आपका यूपी PCS, उत्तराखंड PCS और बिहार PCS, साथ ही साथ जैसे लेखपाल, तो इन सभी एग्जाम्स में जो GS कवर होती है हम इन सब के लिए यहाँ पे डेली 50 क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आप इस ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो करके सारे क्विजेस को अटेंड करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 1 फरवरी 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं बॉक्सेस में जो एग्ज़ाम हमने हाईलाइट कर रखे हैं, ये इनसे संबंधित सारे प्रश्न हैं। और अगर आपको कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो ये नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। तो हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि किसने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की। ठीक, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे रूल कर रहे थे तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी थी, जितना भी धन निष्कासित कर रहे थे वो भारत से और उसको ब्रिटेन भेज रहे थे, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की आलोचना करने के लिए यहाँ पे ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आप जानते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1961 में अमेरिकी US फेडरल रिजर्व ने निम्न में से कौन से नामक एक मौद्रिक नीति पहल शुरू की थी, जिसमें कि जो दीर्घकालिक दरों को कम करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। ठीक, और इसी पहल को भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 2019 में अपनाया था। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा ऑप्शन, ये जो मौद्रिक नीति थी, ये ऑपरेशन ट्विस्ट नाम था इसका। इसमें होता क्या है कि जो हमारा जैसे RBI के सेंस में अगर हम समझते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसमें एक आपने सुना होगा कि जो टूल्स होते हैं RBI के मॉनेटरी पॉलिसी को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमारी यहाँ पे हैं, इसका एक साइमल्टेनियसली सेल और परचेज होता है। ठीक है, इसी को ऑपरेशन ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे इसका आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला देखें, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक, तो एनर्जी के जैसे हमारे फॉर्म्स होते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। ठीक, तो यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा है कोल, यानी कि कोयला। तो बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो हैं ये नॉन कन्वेंशनल के कैटेगरी में आ जाते हैं। अगला देखिए, नहर की एक जल ग्रीवा जिसको कि चैनल कहा जाता है, जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि की ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली उत्थापन प्रणाली होती है एक। इसको यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, अ चैनल ऑफ अ कनाल वेयर वाटर इज कैरिड बाय फोर्स अपलिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लोप। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई लैंड एरिया है, अब ये उसका स्लोप है, तो अगर कोई कैनाल से वाटर आ रहा है और ये विपरीत दिशा में से कुछ इस तरीके से इधर अपलिफ्ट हो जा रहा है फोर्स से। ठीक, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमें बोला जाता है लिफ्ट चैनल। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार सर्च करके भी पढ़ें आप। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने सितंबर 2021 में भारत में बिक्री के लिए वाहनों का निर्माण बंद करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप किया गया है सितंबर 2021 के बाद से, ये कंपनी है फोर्ड मोटर कंपनी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखें कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बैकबोन ऑफ अपर एशिया। तो जो ये हमारी जम्मू कश्मीर के एरिया में अगर आप देखते हैं, ऐसे जो हिमालयन रेंजेस हैं, काराकोरम है ना, लद्दाख है, फिर जास्कर है और फिर पीर पांजाल है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये हमारी काराकोरम रेंजेस हैं, ठीक, इनको ही बोला जाता है एशिया की रीढ़। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। ठीक, तो यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ठीक, तो इसी की बात हो रही यहाँ पे, उसके बाद ये सब घटनाएं हुई। तो ऑप्शन हम जो है अब बी करेक्ट करेंगे यहाँ से। अगला देखें, 31 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI जो हमारा एक प्राधिकरण है, इसके द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन नहीं दिया गया है। ठीक, तो सबसे लेटेस्ट में जो भी मिला है ये चंडीगढ़ स्टेशन को मिला है। और अगर इन ऑप्शंस में देखें तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन नहीं है।
अगला देखिए कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किस गैस की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उनका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, और यहाँ पे उत्सर्जन करते हैं ये पौधे हमारे ऑक्सीजन गैस का। अगला है कि पानी में क्लोरीन की गोलियां या फिर इनमें से क्या मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है। ठीक, तो बेसिकली ये जो ब्लीचिंग पाउडर डाल लीजिए या फिर क्लोरीन की गोलियां, इससे जो हमारा इम्प्योर वाटर होता है उसको प्योर करते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था। ठीक, तो देखिए बेसिकली जो हमारा जलियांवाला बाग कांड हुआ 1919 का, तो यहाँ पे जो जनरल डायर था उस टाइम पे उसने निर्दोष लोगों पे गोलियां चलवाई थी। तो जनरल डायर की ही हत्या की थी 1940 के आसपास में उधम सिंह ने लंदन के अंदर। ठीक, तो इन्हीं की हत्या के आरोप में जो है इनको बाद में सज़ा सुना दी गई थी। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें निम्न में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक, तो अगर हम ये देखें क्या बोलते हैं जो स्टेट असेंबलीज़ की हमारी सीट्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक, और लोकसभा की भी जो सीट्स हैं ये भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है 80 उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे जो विधानसभा की सीट्स हैं ये 403। अगला देखें भारत सरकार ने इनमें से किसे सितंबर 2021 में G20 शेरपा नियुक्त किया था। ठीक है, तो कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे हैं पीयूष गोयल, इनको यहाँ पे शेरपा नियुक्त किया गया था हमारे G20 समिट के लिए, जो कि इटालियन प्रेसिडेंसी में हुआ था। और अभी इंडिया को जो है G20 की प्रेसिडेंसी मिलेगी हमारा ये इस ईयर में, और 2023 में ये समिट जो है G20 का इंडिया में होगा, तो ये भी ध्यान रखें। अगला देखिए स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितने रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, एक एससी से है, एक एसटी के होंगे और एक महिला। तो कोई ग्रीन फील्ड अगर है ना उद्यम अगर लगा रहा है कोई, बेसिकली जो हमारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी ये अप्रैल 2016 में आई थी। तो जो एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई थी और एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई थी। तो स्टार्टअप इंडिया अलग थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत जो था जो एससी और एसटी कम्युनिटी और वुमेन स्पेशली जो है इनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीन फील्ड के लिए जो ये कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं कि ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक एससी एसटी या फिर महिला को मिलेगा। तो ये हमारा जो इसके बीच में थ्रेश होल्ड है हमारा लोन का जो अमाउंट है ये है 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के बीच का। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट करेंगे और इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष में नियुक्त किया था। तो यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों की दीवानी दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। अगला देखें किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या होता है। ठीक, तो ये होता है हमारा नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, जिसमें कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगला है बैटल ऑफ करनाल जो है किसके बीच में लड़ी गई थी, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 1739 में जो मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। ठीक, अगला देखिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी ग्रोथ हो जाती है हमारे लैंड्स वगैरह में इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट इसका यूज़ करेंगे तो ये परिरक्षक का काम करेगा यानी कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, उनकी ग्रोथ को रोकेगा। ठीक, और यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये नहीं यूज़ होगा इसमें, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। ठीक, तो 1966 में जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसमें मेनली जो गेहूं और चावल के हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं इसको भी यूज़ किए गए यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम। और इस टेक्नोलॉजी या मेथड ऑफ फार्मिंग को जो सबसे पहले स्टेट ने अपनाया पंजाब ने। ठीक, उसके बाद जो हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया है यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई।
अगला है अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान आईपीएल 2021 में किस टीम के लिए खेले थे, ठीक है। तो ये सनराइजर हैदराबाद की जो टीम थी यहाँ से खेले थे। अगला है कि स्थानांतरी कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो हमारा होता है, तो इंडिया में अलग अलग जगह पे इसको कुछ अलग अलग वैसे नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड भी। और तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारी स्लैश एंड बर्न, ठीक, इस नाम से जाना जाता है। अगला देखें कि निम्न में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक। तो जैसे कि धन विधेयक की एक विशेषता है कि कोई भी जैसे मनी से संबंधित कोई बिल पार्लियामेंट में पेश होगा तो वो हमारा सिर्फ लोकसभा यानी कि लोअर हाउस में ही पेश हो सकता है, ठीक। और इस चीज़ को डिसाइड करेगा कौन कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो ये होते हैं जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो करते हैं। और इसका प्रावधान जो है हमारा मनी बिल का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 यानी कि 110 में दिया हुआ है। अगला देखिए कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था, ठीक है। तो ये जो विलेज आबादी एक्ट था ये 1947 में पास किया गया था। अगला देखेंगे कंपन स्वरी, जिनको इंग्लिश में आप रेडियोफोन्स बोलते हैं, तो ऐसे वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है, ठीक। तो जो हमारा नाट्य शास्त्र है वहाँ पे जो कंपन स्वरी या जिनमें वाइब्रेशन के थ्रू एक तरीके से जो वाद्य यंत्र बजते हैं उनको घन वाद्य बोलते हैं, ठीक। और इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। अगला देखें निम्न में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है, ठीक। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हमारा है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड, ठीक। पर्पज़ यहाँ आपको क्लियर है तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे हम अगला पार्ट जो इस वीडियो में देखेंगे 67th बीपीएससी प्रीलिम्स जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला 30 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पे जो उसका फॉर्मेट है 5 ऑप्शंस के साथ, तो इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये हमारा जो डे है ये 1 फरवरी का ही है, तो कंटिन्यू होगी यहीं से ये वीडियो। तो प्रश्न हमारा है कि देखिए भारतीय वन संशोधन विधेयक जो 2017 में आया, तो इनमें से निम्न में से किसको वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इस वाले अमेंडमेंट में बांस जो है इसको पेड़ नहीं माना गया है, दिस इज़ नॉट अ ट्री। बाकी इसमें झाड़, गन्ना और ताड़ है, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से हम। इसमें है कि निम्न में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, ठीक। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे जलती हुई मशाल का खुद का प्रकाश है, जलती हुई मोमबत्ती का खुद का प्रकाश है, स्टार्स का अपना प्रकाश होता है, बट चांद का कोई प्रकाश नहीं होता। ये हमारा जो सूर्य का रिफ्लेक्शन है उससे एक तरीके से चमक रहा है। तो यहाँ से जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर गुलाब का पेड़ हम देखें तो ये इसमें जो सीड्स होते हैं हमारे ये द्विबीजपत्री के होते हैं। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा। फिलहाल ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि जो कि सांबर लेक है स्थित है। तो ये भारत की सबसे बड़ी जो हमारी सेलाइन लेक है ये है सांबर लेक, और ये सिचुएटेड है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है, ठीक। तो इनका एक तरीके से कह लीजिए निक नेम है सिक्किमीज स्नाइपर। जो भाईचुंग भूटिया हैं इनको बुलाया जाता है, और सिक्किम के ये संबंधित हैं, तो यहाँ से फिलहाल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये गलत वाला बड़ा ध्यान से देखा करिए, ठीक। तो देखिए यहाँ 5 ऑप्शन आपके पास हैं। गलत जो इसमें है बी ऑप्शन गलत है हमारा। इसमें लिखा है कि दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी जो थी वो प्रशासनिक काम काज की भाषा थी, ठीक। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो अरबी थी, तो अरबी नहीं थी, वो पर्शियन थी यानी कि फारसी, ठीक। तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गलत है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ग्रेट बाथ यानी कि एक जैसे मॉडर्न टाइम में आप पूल देखते हैं, है ना, नहाने वाला पूल, तो वैसा ही एक महान स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से, ठीक। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है, ठीक। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक कार्व्ड स्कल्पचर है जो जिसमें नक्काशी की हुई है हाथों से, और ये स्थित है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। अगला है कि द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, ठीक। वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए हमारा रिकमेंडेशन देते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो अभी जो हाल ही में हमारा गठित हुआ था 15 फाइनेंस कमीशन था, इसके चेयरमैन का नाम आप याद रख सकते हैं NK सिंह, ठीक है। अगला देखिए कि निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डेमम हिल्स स्थित हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया में हम वेस्टर्न घाट का रीजन देखेंगे अगर यहाँ पे, तो कार्डेमम हिल्स हमको यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ से बी ऑप्शन को हम सही चुनेंगे। अगला है कि कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो यहाँ पे जो हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम थी, है ना, तो इसमें जो कल्टीवेटर था भूमि का, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी से किया जाता था। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मोन खमेर भाषा किस समूह से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ अलग अलग समूहों से संबंधित अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो यहाँ पे मोन खमेर बेसिकली एक जो साउथ एशियन का पार्ट है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो अभी भी चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, है ना, इधर इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मलेशिया, ये सब में ये लैंग्वेज बोली जाती है, और इस जो समूह इससे संबंधित है ये ऑस्ट्रो एशियाई है, ठीक। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा निरुद्ध या फिर नज़रबंदी का आधार है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो हमारा है 1980 का, उसके तहत अगर हम देखेंगे तो डिटेंशन के आधार इसमें से 3 के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे, ठीक। इनको आप एक बार देखें तो यहाँ से डी ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। अगला देखें कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है, हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, इसके बारे में इन्होंने कहा था। जैसे कि इन्होंने आर्टिकल जो 32 है फंडामेंटल राइट्स का, रेट्स वाला, उसके बारे में बोला था कि ये सोल और हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद जो हैं किस प्रावधान से सृजित हुए। तो जैसे लोकसभा में आप देखते हैं ना कि स्पीकर की पोस्ट है और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट जो उस टाइम पे सेंट्रल असेंबली थी, तो उसके लिए यहाँ पे जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, है ना, 1919 का जो एक्ट था भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत ये प्रावधान किए गए थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, ठीक। तो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन के प्रावधान और पावर्स हैं, ये अनुच्छेद 324 में दिए हैं, परंतु यहाँ किसी आर्टिकल में है नहीं, तो हम ये ई वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नन ऑफ द एबव वाला। अगला है कि राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की थी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप LM सिंघवी नाम से जानते हैं। ये 1986, ये ईयर भी याद रखिए, राजीव गांधी के द्वारा गठित की गई। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है, ठीक है। तो 2016 में जो GST एक्ट बना है हमारा, उसके तहत एक GST काउंसिल की भी स्थापना की गई है अनुच्छेद 279A के अंदर, ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 जो है फाइनेंस प्रॉपर्टी वाला, उसमें मेंशन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं कितने वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, ठीक। तो इनका ऑफिस का टर्म बेसिकली पूछा जा रहा है, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स का, तो ये होता है 3 साल, ठीक। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक। तो एक सेंसस एक्ट बना था इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में, ठीक। इसी के अंतर्गत अभी आप जो देखते हैं ना कि हर 10 साल पे सेंसस भारत का होता है। अब जैसे 2021 में यहाँ पे सेंसस एक आना था, परंतु कोरोना की वजह से ये सब काम बाधित हो गए हैं, तो इसको डिले किया गया है अभी फर्दर सितंबर 2022 तक के लिए।
अगला है कि निम्न में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया। ठीक, तो एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो एक तरीके से इंटरनेट के ऊपर जो हमारा वो इंटरनेट पे डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी की चीज़ें हैं, तो इस चीज़ के बारे में ये GDPR हमारा लेके आए थे 2016 में। ठीक, ये यहाँ पे यूरोपियन जो यूनियन है इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था। अगर देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। तो अगर आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, तो वहाँ पे एक लाइन आती है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, तो ये बंधुता का जो हमारा शब्द है, इसका उल्लेख यहाँ पे सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से है, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 28 सितंबर को। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। सारे प्रश्न आप देखें और इसको अटेम्प्ट ना किया हो तो ग्रुप में जाके अटेम्प्ट भी करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।